हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग नीट 2022 में जो क्वेश्चन आया है फिजिक्स का, उसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। बोल रहा है टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम। तो देखिए, यहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्ट किया गया दो रेजिस्टेंस को। एक 100 ओम है और सपोज एक 200 ओम है। पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। सपोज एक सोर्स ले रहे हैं, इसका ईएमएफ है, कुछ वोल्टेज भी ले रहे हैं, और ये 100 ओम है और ये है 200 ओम। तो अभी हम लोग के पास जो एनर्जी डेवलप का एक्सप्रेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर पैरेलल में है तो पोटेंशियल दोनों में सेम रहेगा, तो भी कांस्टेंट है और टाइम भी गिवन है, तो टाइम भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हीट डेवलप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। तो अभी हम लोग बोल सकते, सॉरी रेजिस्टेंस है ये। तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो एच 100 ओम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस 100 ओम, एंड एच 200 ओम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 200। तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एच 100 बाय एच 200, ये रिवर्स हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 200 बाय 100, दैट इज 2 बाय 1, दैट इज 2:1। तो 2:1 ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है two hollow conducting sphere of radii R1 and R2, R1 much greater than R2 have equal charges. The potential would be, क्या पोटेंशियल होगा दोनों पर कंपेयर करना है। तो सपोज ये R1 स्फीयर है, इसका रेडियस और इसका रेडियस है R2 है। तो चार्ज दोनों पर सेम है, सपोज Q और Q। क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल चार्ज है, तो हम लोग के पास रिलेशन है Q इक्वल टू C1V1। इसका V1 पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल को हम लोग V1 एज्यूम कर ले रहे हैं, इसका V2, इसका कैपेसिटेंस को C2 और इसका कैपेसिटेंस को C1। तो हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू C1V1, अगेन Q इक्वल टू C2V2, बिकॉज चार्ज सेम है। अब यहाँ पर दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं तो क्या आ रहा है, C1V1 इक्वल टू C2V2, C2V2। तो अभी देखिए यहाँ से हम लोग का आ गया V1/V2 इक्वल टू C2/C1। और आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो 4πε0R होता है, सी का वैल्यू। तो C2 हो जाएगा 4πε0R2/4πε0R1। यहाँ से आ गया R2/R1। अब R2/R1 बहुत बड़ा है R2 से, तो R2/R1 ही हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को, ये रेशियो क्या है एक्चुअली, R1/R2 क्या है, C1/C2, सॉरी V1/V2। तो ये V1/V2 का वैल्यू हम लोग को आ गया लेस देन 1। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, V1 लेस देन V2। V2 था स्मॉलर वाले का पोटेंशियल, बिकॉज R2 छोटा है, और V1 है बड़े वाले का पोटेंशियल। तो V2 ग्रेटर देन V1 है, मीन्स स्मॉलर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, पोटेंशियल मोर हो जाएगा स्मॉलर स्फीयर का। देन थर्ड क्वेश्चन है, when two monochromatic lights of frequency mu and mu/2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potentials become Vs/2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal क्या होगा। तो हम लोग के पास जो इक्वेशन है कट ऑफ वेवलेंथ का, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क फंक्शन के साथ, और बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, वो क्या है, ई बी एस इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ये हम लोग का इक्वेशन है, फोर्थ इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब पहला केस में क्या है, फर्स्ट केस में Vs/2 लेना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, corresponding फ्रीक्वेंसी म्यू है। सो ई बी एस बाई टू इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। म्यू नोट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में हम लोग को लेना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस। सो ई वी एस इक्वल टू
एच, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा म्यू/2। म्यू/2 बोल रहा है सेकंड केस में, म्यू/2 माइनस एच म्यू नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम लोग को कैलकुलेट करना है म्यू नॉट का वैल्यू। तो अभी यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ से बी एस को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग इसका सेकंड का वैल्यू फर्स्ट में डाल दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पर इसका वैल्यू इतना यहाँ पुट कर दे रहे हैं, एच म्यू/2 माइनस एच म्यू नॉट इक्वल टू, ये हम लोग का है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो अभी यहाँ पर आ जाएगा एच म्यू नॉट/4 माइनस 1/2 एच म्यू नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, तो ये आ जाएगा हम लोग का एच म्यू नॉट/2, इधर इसको लाने पर और ये हो जाएगा 3/4 एच म्यू। अभी सब कैंसिल हो गया, म्यू नॉट का वैल्यू आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो आ रहा है 3/2 म्यू। तो ये 3/2 म्यू ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर इंक्रीजेज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर नहीं होगा, इंक्रीजेज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेज फॉर सेमीकंडक्टर, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। सेमीकंडक्टर के लिए इंक्रीज करता है बट सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, if initial tension on a stretched string is doubled, then the ratio of initial and final speed of a transverse wave along the string is। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है स्ट्रेच स्ट्रिंग में, पता है हम लोग को, √T/μ। तो ये लीनियर मास डेंसिटी सेम रहेगा। अभी टेंशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो भी इनिशियल क्या हो जाएगा, पहले तो टेंशन टी ही है, T/μ, और भी फाइनल क्या हो रहा है, टेंशन को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, 2T/μ। अभी भी इनिशियल बाय भी फाइनल करना है, तो भी इनिशियल बाय भी फाइनल, ये देख लीजिए आ जाएगा क्या हम लोग का। यहाँ से इसको दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ऑब्वियसली 1/√2 आ रहा है। दिस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना, भी इनिशियल रेशियो भी फाइनल आ जाएगा 1/√2। सो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग का। तो इसमें बोल रहा है कि इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इधर इसका वेवलेंथ है, तो ये याद रखने वाला है। जो आपका टेबल होता है एम वेव टॉपिक में, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है एम रेडियो वेव्स, इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो एम वेव का वेवलेंथ ये हो जाएगा 10⁻² मीटर। ये बिल्कुल रटने वाला है, इसको माइंड में रखना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। देन हम लोग का माइक्रोवेव नंबर बी है, माइक्रोवेव का थर्ड हो जाएगा ये वाला। देन इसका 4 हो जाएगा, और एक्सरे का हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वो करेक्ट हो जाएगा। सी का 4 है, करेक्ट है। इंफ्रारेड का 10⁻⁻4 सही है। देन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन है, बोला द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थीन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस passes through its center and normal to its plane to that the radius of gyration of the disk about its diameter। पहले हम लोग को इसके एक्सिस के अबाउट पता करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, देन डायमीटर के लॉन्ग। तो हम लोग डिस्क ले रहे हैं, ये है डायमीटर वाला केस। पहला केस में जो एक्सिस होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr², इसके अबाउट, और इसके अबाउट हो जाता है 1/4 mr²। आई, इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं।
अब हम लोग के पास रिलेशन पता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, के है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इस केस में 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर, जो I1 है वो हो जाएगा क्या, m इंटू के वन स्क्वायर। तो m और m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k1 का वैल्यू आ गया r/√2। सिमिलरली यहाँ पर I2 का वैल्यू है दिस, तो हम लोग यहाँ से यूज करेंगे क्या, I2 इक्वल टू एम के टू स्क्वायर। अभी यहाँ पर 1/4 एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के टू स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं k2 का वैल्यू आ जाएगा r/2। तो अब दोनों का रेशियो ले लेंगे हम लोग, k1 रेशियो k2 पूछ रहा है, k1 रेशियो k2 हो जाएगा क्या, और r और r कैंसिल हो जाएगा, 2/√2 दैट इज इक्वल टू √2/1। सो √2:1 आ जाएगा, ये √2:1 आ गया है ना। k1 रेशियो k2 हम लोग का आ गया √2:1। सो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन है, ए बायकॉन्वेक्स लेंस हैज a die of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of material of the lens दिया 1.5, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा। बायकॉन्वेक्स है तो मतलब दोनों साइड का रेडियस सेम होगा, तो हम लोग के पास जो रिलेशन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पर r1 इक्वल टू r2 दोनों सेम है, और लेना है हम लोग को 20, बट यहाँ पर साइन भी देखना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू म्यू का वैल्यू दे दिया है, देखिए 1.5 दे दिया है, 1.5 - 1 1/r माइनस 1/r। साइन कन्वेंशन के साथ इसको सॉल्व करना है। देन ये आ गया 0.5 और ये आ जाएगा 2/r। तो ये 2 0.5 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/r। सो f इक्वल टू r आ गया, और r का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। बट पावर फाइंड करने के लिए हम लोग को फोकल लेंथ को मीटर में लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/5 मीटर। अब फोकल पावर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, सो पावर इक्वल टू 1/1/5, ये हो जाएगा 5 डायोप्टर में आ जाएगा। तो +5 डायोप्टर ऑप्शन 4 है, करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली इक्वेशन से बोल रहा है मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा। लेमडा होता है h/p, h कांस्टेंट है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल p का आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का, तो 9 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 10, ये डायरेक्ट फार्मूला है, हम लोग के पास रिलेशन है v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू ए मीडियम, मेटल मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी ER एंड रिलेटिव परमेबिलिटी μr, एप्सिलॉन r और μr दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज v गिवन बाय v, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यह है मीडियम में। तो जनरल फार्मूला जो वेलोसिटी का होता है वो क्या होता है, μ0 μr ε0 εr। और हम लोग को पता है c जो होता है वो होता है 1/μ0 ε0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना v इक्वल टू 1/√ऑफ μr ε r इंटू 1/μ0 ε0, ये c हो जाएगा। सो v इक्वल टू, आसान है, v इक्वल टू c डिवाइडेड बाई √ऑफ μr ε r। सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा नंबर 10 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है और ये एलिमेंट एक्स क्या है बोलना है। तो यहाँ पर सोडियम का यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोडियम न्यूक्लियस जब डीके किया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा प्लस डीके हो रहा है। तो बीटा प्लस जब डीके होता है तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियाइड होता है उसका जो मास नंबर होता है वो 1 से कम हो जाता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा और मास नंबर वही रहेगा जब बीटा एमिशन होगा। देन
और कोई न्यूक्लियाइड है इधर, पैरेंट न्यूक्लियस है और उसका कुछ एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर ए है, और वो बीटा प्लस डीके किया, देन ये सिचुएशन है। और ये बीटा प्लस ई प्लस मतलब बीटा प्लस। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करेगा और मास नंबर कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए मास नंबर कांस्टेंट होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। देन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से आया है। बोला है एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज shown in figure. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric. The curve which represents the adiabatic among 1, 2, 3 and 4 क्या होगा? तो याद रखना है कि यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबारिक प्रेशर हो जाए प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 होता है, ऊपर वाला होता है आइसोथर्मल और नीचे वाला होता है एडियाबेटिक। ये याद रखना है। कब होता है? जब एक्सपेंशन होता है। कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो एक्सपेंशन ही लेना पड़ेगा हम लोग को। तो कंप्रेशन में एक्सपेंशन लेंगे, तो एक्सपेंशन लेंगे तो ऊपर वाला आइसोथर्मल होता है और ये नीचे वाला होता है एडियाबेटिक। तो दिस इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक तो एक्सपेंशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा, एक्सपेंशन ही लेना पड़ेगा, ऊपर वाला आइसोथर्मल और नीचे वाला एडियाबेटिक। अगर बाय द वे कंप्रेशन होगा तो रिवर्स हो जाता है, ऊपर वाला एडियाबेटिक नीचे वाला आइसोथर्मल। तो यहाँ पर जो एडियाबेटिक होगा वो यहाँ पर ये नंबर 2 वाला होगा ग्राफ, याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, इससे क्वेश्चन भी जेई मैन एडवांस में भी आ चुका है डायरेक्ट इस ग्राफ से। नंबर 13 क्वेश्चन है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड आर। तो nth सेकेंड में डिस्टेंस जो फॉल होता है u प्लस 2n-1 इंटू ए बाई 2, ये होता है। ए यहाँ पर g हो जाएगा, फ्री फॉल हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ऐसे हम लोग ए लेके चलते हैं। तो हम लोग को रेशियो फाइंड करना है S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, n को 1 2 3 4 लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1, S1 को हम लोग क्या बोल देंगे, 2n ले लेंगे, 1-1 रेशियो, यहाँ पर 2 × 2 - 1 रेशियो 2 × 3 - 1 रेशियो 2 × 4 - 1 हो जाएगा। ए बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यू सब में u0 लेना है। अगर हम लोग इसको सपोज रेट से फॉल करवा रहे हैं तो अब ये हम लोग का कितना आ गया, 1/3 रेशियो, ये हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। तो S1 S2 S3 और S4 का रेशियो आ गया, ऑप्शन 4 करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर connected to two end of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of center of mass of the system from 10 kg mass क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर दो मास है, एक 10 kg है और एक है 20 kg। ये 10 मीटर लंबा रॉड के दोनों एंड पर है। सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा, नजदीक में होता है लॉन्गर का, सॉरी लार्जर मास का। तो एक रिलेशन याद रखना है, सेंटर ऑफ मास और उसका डिस्टेंस से ये रिलेशन ये होता है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होता है। सेंटर ऑफ मास नजदीक होगा लार्जर मास का। अगर हम लोग इससे डिस्टेंस x बोल दे रहे तो ये हो जाएगा 10 - x, और ये x हम लोग को फाइंड करना है, ये cm है हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पर रिलेशन यूज करेंगे r × m इक्वल टू कॉन्स्टेंट, r1m1 इक्वल टू r2m2। अब r1 अगर ये x ले ले रहे हैं और इसका मास हम लोग को है यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा r2 हम लोग का 10 - x और मास इसका है 20। ये 10x इक्वल टू 200 - 20x, तो ये 30x इक्वल टू आ गया 200। सो x इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा यहाँ से 20/3 मीटर। तो 10 kg मास से जो डिस्टेंस होगा हो जाएगा x का वैल्यू 20/3 मीटर, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये kg है, ये भी kg में दिया हुआ है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है,
सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस उस मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस मास जितना बड़ा होगा उस सेंटर ऑफ मास उसके उतना क्लोज होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। तो देखिए हम लोग के पास जो रिलेशन है पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाय टाइम, ये रिलेशन है। तो अभी यहाँ पर एनर्जी पूछ रहा है ना, तो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर दे दिया है हम लोग को, टाइम भी दे दिया, एनर्जी मिल जाएगा। पावर दे दिया 100 किलोवाट, मतलब 100 × 10⁻³ वाट। टाइम दे दिया है 1 आवर। 1 आवर मतलब अगर हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। तो ई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना 36, और ये 36 × 10⁻⁷। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सेकंड, 36 × 10⁻⁷, सेकंड नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड ऑफ दे दिया है 200 kg, लिफ्ट और पैसेंजर मिला करके है, इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज दिस, मतलब फ्रिक्शन भी मोशन को अपोज कर रहा है, मीन्स mg का डायरेक्शन फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर क्या होगा। तो देखिए जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा और मोशन को फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तो वेट और फ्रिक्शन फोर्स दोनों नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 इंटू 10 ले लेते हैं जी, और एफ हम लोग का दे दिया है 3000। टोटल डाउनवर्ड फोर्स, जो नेट डाउनवर्ड फोर्स आ गया हम लोग का 20,000 और 3000, तो ये 23,000 आ जाएगा न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स। अभी बोल रहा है क्वेश्चन में कि अप मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स ही मोटर एग्जर्ट करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये मोटर का फोर्स कितना हो जाएगा सेम, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है ये ऊपर की तरफ। तो मोटर का फोर्स हम लोग का आ गया उतना ही, दोनों का सम 23,000 न्यूटन। अब पावर पूछ रहा है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोग को दिया है 1.5, तो पावर जो मोटर का आ जाएगा, पावर ऑफ मोटर इक्वल टू फोर्स ऑफ मोटर इंटू वेलोसिटी। फोर्स ऑफ मोटर वही 23,000 इंटू वेलोसिटी है 1.5। सॉल्व करने से इसको आ जाएगा 23,000 से बड़ा ही होगा, और ये ऑप्शन 4 हो जाएगा 34,500 वाट में आ जाएगा पावर। तो ये क्वेश्चन 16 था। देन 17 क्वेश्चन है, कॉपर वायर का दे दिया हम लोग का, रेजिस्टेंस दे दिया है 10, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस दे दिया है दिस मच, हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम। द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर क्या होगा। तो करंट डेंसिटी मतलब आई बाय ए, और आई हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा। आई होता है बी बाय आर, और आई भी बाय आर हो जाएगा। भी कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, बिकॉज ई इक्वल टू भी बाय आर होता है या भी बाय एल, भी इक्वल टू ई इंटू एल बाय आर। आर यहाँ ले रहे हैं, तो आई का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा कितना, आई का वैल्यू हम लोग का आ गया यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 दे दिया है यहाँ पर, लेंथ भी इसका है 10 मीटर, रेजिस्टेंस भी 10 ओम है, ये 10 आ गया। अब जे का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा आई मतलब 10 डिवाइडेड बाई एरिया, पाई और आर का स्क्वायर, मीन्स 10⁻⁻² बाय पाई का स्क्वायर, तो रूट पाई है सॉरी, तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ से पाई कट जाएगा, यहाँ से 10⁻⁻4 आएगा, और यहाँ पर एक रहेगा 10⁻1, तो ओवरऑल ये 10⁻5 आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन इफ सो बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होगा। तो सो बबल एक्सपेंड कर रहा है, मीन्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है
सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट है तो थर्मली एक्सपेंशन हो रहा है इसका, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर इसका एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मीन्स प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर इनसाइड द बबल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन बोल रहा है बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स द एक्सपेंशन gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element ideal of a current carrying conductor only। तो ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है बायोट-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q with former being related to a field produced by a scalar source ideal while the latter being produced by a vector source q। तो यहाँ पर क्या है कि कूलॉम्स लॉ में स्केलर सोर्स होता है और फिर बायोट-सावर्ट लॉ में जो आइडियल है वो वेक्टर सोर्स है। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दोनों करेक्ट है। ये आइडियल जो होता है वेक्टर सोर्स होता है करंट एलिमेंट, बोथ करेक्ट। ऑप्शन सेकंड में स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सेल ऑफ मास m is at rest initially it explodes into three fragments having mass दे दिया है 2:2:1। the fragments having equal masses fly off along mutually perpendicular direction with speed v। the speed of the third लाइटर फ्रेगमेंट क्या होगा, तो दोनों इक्वल है उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भागा वो, और थर्ड वाला जिधर आ गया तो मास इनिशियली m था, 2:1 के रेशो में डिवाइड हुआ है तो 2m0 बोल दे रहे हैं इधर और 2m0 इधर, दोनों का रिजल्टेंट इधर से जाएगा। तो अभी इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v है, बिकॉज बोल दिया क्वेश्चन में इक्वल स्पीड v से फ्लाई किया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं p। इसकी अभी p इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा इसके इन बिटवीन तो ये √2p हो जाएगा। 90 डिग्री पर है तो इसका रिजल्टेंट √2p। अब ये बैलेंस होगा बिकॉज इनिशियली ये रेस्ट में था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा, तो इधर का हम लोग मोमेंटम को p1 बोल दे रहे हैं, तो p1 इक्वल टू रिजल्टेंट मोमेंटम ये वाला √2p। p1 हो जाएगा हम लोग का m0 इंटू v1 दैट इज इक्वल टू √2 और p है 2m0v। अब देखिए यहाँ से m0 m0 कैंसिल और v1 का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के यहाँ से 2√2v आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका 4 करेक्ट है। 20 नंबर का ऑप्शन 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है a spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid, the curve in the graph shown which represent the speed of the ball v as a function of time t। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग किसी स्फेरिकल बॉल को फ्लूइड मीडियम में रिलीज कर देते हैं तो ये आफ्टर सम टाइम एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, जो कि एक कर्व v दिखा रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ऐसा कर्व होता है, इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज करेगा फिर बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा। इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, और ये वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो बी हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका 21 का। देन 22 में है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा। आरपीएम में दिया हुआ है, हम लोग को पहले इसको रेडियन पर सेकंड में लाना पड़ेगा। ये रिलेशन यूज करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60। यहाँ पर एन आरपीएम में होता है और ये रेडियन पर सेकंड में होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हम लोग का क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t अल्फा, दैट इज जैसे कि v माइनस u/t होता है स्ट्रेट लाइन में, उसी तरह एंगुलर मोशन में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। सो ओमेगा 2 हो जाएगा 2πn2/60 माइनस 2πn1/60 डिवाइड बाई टाइम दे दिया है 16।
अब N2 N1 को हम लोग को ले लेना है, N2 को ले लेना है 3120 और N1 को लेना है, N1 का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1200। यहाँ पुट करेंगे, अल्फा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर पाई रहेगा, ऑप्शन में पाई दिख रहा है, तो उसको सॉल्व करने के बाद 2π/60 भी कॉमन आ जाएगा इधर से, और ये हम लोग का हो जाएगा 3120 माइनस 1200, तो डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल ये हो गया हम लोग का 2π/60 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1920 0, then again 2, then 9, 1920/16। इसको सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 पे आता है, चेक कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4 रेड पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा और ओमेगा मीन्स रेडियन पर सेकंड और आरपीएम का रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन बोल रहा है पीक और आरएमएस में क्या रिलेशन है। तुम लोग को पता है बी आरएमएस होता है पीक बाय √2, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स आरएमएस वोल्टेज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देन डायमेंशन दिस बिलोंग्स टू, अब ये देखिए हर एक का डायमेंशन यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तो इसका आप चेक कीजिएगा। तो ऑप्शन 4 आएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मीन्स म्यू नॉट का जो डायमेंशन आएगा वही आता है इतना, ये वाला वैल्यू। इसके लिए आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, फोर्स का म्यू नॉट बाय 2π/d इंटू I1 I2। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट करिंग कंडक्टर यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ से भी आ जाएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी का ये डायमेंशन आ जाएगा। 1025 बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, तो हम लोग का यहाँ पर से v1/v2 हो जाएगा क्या, 1030 डिवाइडेड बाय 1045 एज पर क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर 30 है, दूसरा 45 है, तो v1/v2 हो जाएगा 1/√3, 1/√3/1। सो ये आ गया 1/√3 है ना, v1/v2 1/√3 ऑप्शन 1 में है, तो इसका 1 हो जाएगा 25 का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, और स्लोप मतलब tan थीटा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट। देन क्वेश्चन है एक सेमीकंडक्टर का है, बोल रहा है इन द गिवन सर्किट एबीसी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन, क्या किस में इक्वल होगा। तो पहले हम लोग बायसिंग चेक करेंगे दोनों सर्किट में। देखिए यहाँ पर ये पी साइड कनेक्ट हुआ है पोटेंशियल पर है, और एन साइड है लो पोटेंशियल पर, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस है, दोनों दोनों वर्क कर रहे हैं। ये देखिए फॉरवर्ड बायस है और यहाँ पर पी नेगेटिव हो गया, रिवर्स बायस हो गया, दोनों में सेम पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन ये पी पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पर फॉरवर्ड एंड लो पर इधर से, तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं ये भी फॉरवर्ड है और ये भी फॉरवर्ड है, इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, इसका भी सेम होगा। तो ऑप्शन इसका दोनों में सेम होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा है, ए और सी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 का। 1027 बोला द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन इसका 4। देन क्वेश्चन है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, दोनों का यूनिट होता है, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और इसका होता है सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। दोनों का यूनिट होता है पर डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज रेशियो आ जाता है दोनों यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है इन यंग जबल्स एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 fringe in certain segment of screen when monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used।
if the wavelength of the light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe, क्या होगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस? तो देखिए सेम रीजन में बोल रहा है नंबर ऑफ फ्रिंजेस वुड बी ऑब्जर्व इन द सेम रीजन। तो y1 और y2 मतलब दोनों केस में रीजन सेम लेना है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर पहला का n1 है और फ्रिंज विड्थ बीटा 1 है तो वो हो जाएगा पहला जो रीजन है उसका विड्थ हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा रीजन का विड्थ n2 बीटा 2। n1 हम लोग को दे दिया है 8 फ्रिंज, n1 का वैल्यू 8 दे दिया है, और बीटा का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं क्या, लेमडा डी बाई डी। तो देखिए n1 है 8 और लेमडा 1 d1 बाय d1 नहीं d सेम रह रहा है इक्वल टू n2 फाइंड करना हम लोग को है लेमडा 2 डी बाई डी। अब इस रिलेशन से देखिए कट जाएगा क्या, डी और डी इधर से कट गया हम लोग का। 8 इंटू लेमडा 1 कितना है 600 इक्वल टू n2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, और लेमडा 2 का वैल्यू है 400। तो यहाँ से n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 48/4, देन ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो 12 नंबर ऑफ फ्रिंज हो जाएगा अगर हम लोग सेम रीजन में देखेंगे कितना वेवलेंथ यूज करके 400 नैनोमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन 1 दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट है लाइट फॉल्स इन ग्लास रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है √3 एट एन एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? जब भी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे पूछेगा तो हम लोग यहाँ पर से पोलराइजेशन को सोचेंगे। पोलराइजेशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हम लोग का होता है, ये हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और ये नॉर्मल है, इधर रिफ्लेक्टेड रे है इधर रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम लोग का अगर म्यू इक्वल टू आ गया हम लोग का टेन इनवर्स आई पी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिससे पोलराइजेशन स्टार्ट होगा। तो म्यू का वैल्यू है √3, म्यू का वैल्यू कितना है सॉरी ये आई पी का वैल्यू होना चाहिए कितना 10 इनवर्स म्यू। अगर आई इंसिडेंस हो गया यहाँ पर से 10 इनवर्स म्यू, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू होना चाहिए 10 इनवर्स म्यू, ये ब्रूस्टर्स लॉ है। तो म्यू का वैल्यू √3 दे दिया है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया हम लोग का 10 इनवर्स √3, तो वो तो 60 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है और इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पर ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा। और जब पोलराइजेशन होता है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल हो जाता है 90 डिग्री। तो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सॉरी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल पूछेगा तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेकर के एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करेंगे। अगर वो आ गया देन ये हम लोग डायरेक्ट टिक करेंगे 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाफ वेव रेक्टिफायर तो द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो होता है इनपुट ऐसे हम लोग देते हैं, बट आउटपुट क्या होता है कि वो एक साइकिल में उतना ही मिलता है, हाफ मिलता है, इधर से हाफ मिलता है। तो इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होता है, सेम फ्रीक्वेंसी से आउटपुट मिलता है। तो अगर 60 हर्ट्ज इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज हो जाएगा। बाय द वे अगर ये बोलता है कि फुल रेक्टिफायर तो इसका डबल हो जाता है, बट ये हाफ वेव है तो हाफ वेव में इनपुट का और आउटपुट का सेम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है a body of mass 60 ग्राम experience a gravitational force दे दिया है 3 न्यूटन when placed at a particular point, the magnitude of the gravitational field intensity at that point is क्या होगा? तुम लोग का रिलेशन यूज करना इज इक्वल टू F/m। तो F दे दिया है कितना 60 ग्राम, तो 3 न्यूटन दे दिया है F डिवाइड बाई 60 ग्राम, मास 60 ग्राम है तो 60 इंटू 10⁻³ तो सॉल्व करके हम लोग को यहाँ से आ जाएगा 3000/60।
तो ये सॉल्व हो क्या जाएगा 50 Newton/kg। तो ये रिलेशन यूज किया हम लोग E इक्वल टू F/m। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देन बोल रहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड मीटर रेजिस्टेंस 1 ohm इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला to the plane of the loop is perpendicular to direction of magnetic field। द मैग्नेटिक फ्लक्स का लूप क्या होता है, तो फाइव डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। बी डॉट एरिया, बी का वैल्यू हम लोग को दे दिया है कितना 0.5 और स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड दे दिया है 1 मीटर, एरिया हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये ऑब्वियसली 0.5 ही आएगा, ये रेजिस्टेंस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 0.5 हो जाएगा, ये वेबर हो जाएगा हम लोग का। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। देन will highlight T1 T2 with the energy of electron in first and second accelerated state of hydrogen atom respectively along according to Bohr's model of an atom, then ratio of T1 T2 क्या होगा। तो हम लोग का जनरल फार्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। फर्स्ट के लिए एक्साइटेड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन का वैल्यू जाता है 2, और सेकेंड के लिए एक्साइटेड स्टेट के लिए एन का वैल्यू हो जाएगा 3। तो अभी हम लोग T1 बोल देंगे कितना, एन का वैल्यू ले लेना है 2 -13.6 जेड स्क्वायर बाय 4, और T2 हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये जनरल फॉर्मूला है हम लोग का nth एक्साइटेड स्टेट के लिए। फिर T2 क्या बोल देंगे हम लोग -13.4 इंटू जेड स्क्वायर बाय, यहाँ पर हो जाएगा इनका वैल्यू 3 स्क्वायर 9। पूछ रहा हम लोग को क्या T1/T2, T1/T2, तो ऑब्वियसली सब कट जाएगा यहाँ से, 9/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सोलेनोइड का लेंथ है यहाँ से 1 mm, रेडियस 1 mm दे दिया है, और इतना टर्न है पर यूनिट लेंथ per unit mm। If current 1 ampere flows in the solenoid, the magnetic field extended at the center of solenoid क्या होगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, डायरेक्ट रिजल्ट इसको हम लोग यूज करेंगे। स्मॉल एन होता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स एन बाय एल। अब एन आपको दे दिया टोटल नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर 100, और लेंथ एल दे दिया इसका 1 mm, 1 इंटू 10⁻³ ये हम लोग को दे दिया है स्मॉल एन। तो आई भी दे दिया है यहाँ पर, आई का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू म्यू नॉट का वैल्यू कितना लेते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लिए 10⁵ और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर सॉल्व करके। तो ऑब्वियसली ये बी का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई मतलब 12.56, और इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻⁻² आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। Two pendulum of length 121 centimeter and 100 centimeter start vibrating in phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibration in the shorter pendulum, after which two are again in phase at the mean position। तो हम लोग के पास जो रिलेशन है टाइम पीरियड का वो क्या होता है 2 pi√L/g। अब लेंथ यहाँ पर डिफरेंट है, तो t प्रोपोर्शनल टू यहाँ से √L। तो पहला का अगर हम लोग बोलते हैं T1 प्रोपोर्शनल टू हो गया यहाँ से L1 √L1 एंड T2 प्रोपोर्शनल टू √L2। अब यहाँ से देखिए T1/T2 का अगर हम लोग रेशियो ले लेते हैं, T1/T2 हो जाएगा √L1 है, इसको मीटर में ले लेते हैं 1.21 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, यहाँ से रूट। तो अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं T1/T2 इक्वल टू 121 को लोग बोल सकते हैं ना, ऐसे वो अगर सेंटीमीटर में इसको लेंगे तो
11 का स्क्वायर, और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बोलेंगे तो 10 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर स्क्वायर रूट में लेकर के डबल जीरो मल्टीप्लाई कर दिए तो दैट इज 11/10 आ गया। ये 10 T1 इक्वल टू 11 T2। T2 क्या था, शॉर्टर वाले का था, टाइम पीरियड, है ना। और क्वेश्चन पूछ रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच टू आर इन फेज। तो 11 वाइब्रेशन शॉर्टर का इक्वल टू 10 वाइब्रेशन लॉन्गर का, तो 11 वाइब्रेशन उसको करना पड़ेगा सेम फेज माने के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स contained in 4.5 kg water at STP if the intermolecular forces vanishes away each। तो हम लोग का वॉल्यूम एट एसटीपी जो होता है 1 मोल का, वो होता है 22.4 लीटर। तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल पहले फाइंड कर लेना होता है। नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ पर से, तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, तो वेट इन ग्राम को फाइंड करना पड़ेगा। 4.5 kg है, इसको ग्राम हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ग्राम मॉलिकुलर वेट इसका 18 होता है वाटर का। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा 250 नंबर ऑफ मोल्स। देन इसके बाद हम लोग को देखिए ये इतना नंबर ऑफ मोल है और 1 मोल इतना लीटर होता है, तो नंबर ऑफ यहाँ पर हम लोग क्या करना है, पहले कितना लीटर हो जाएगा उसके फिर बाद हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो टोटल वॉल्यूम भी हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम दैट इज n इंटू 22.4, दैट इज 250 इंटू 22.4। सॉल्व करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻³ लीटर। और देखिए ऑप्शन मीटर क्यूब में है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है। तो हम लोग इसको बोल देंगे 5.6 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 5.6 मीटर क्यूब। 10⁻³ लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में ले लिए, 1 मीटर क्यूब में, तो ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट 38, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडिया दे दिया है, दो स्पीड है। क्रिटिकल एंगल क्या होगा फॉर द रे ऑफ लाइट फॉर दिस टू मीडिया, तो ऑलवेज क्रिटिकल एंगल हम लोग साइन इनवर्स ही फाइंड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो छोटा व बड़ा, वेलोसिटी दिया रहेगा तो छोटा व बड़ा, तो छोटा वेलोसिटी है 1.5, बड़ा वेलोसिटी है 2, ऊपर में 10⁸ यहाँ भी है, 10⁸ यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो साइन इनवर्स 1.5/2 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75 आ जाएगा ये, तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगेन कॉलम मैचिंग है, ये डायरेक्ट याद रखने वाला है। तो इसमें आपका जब इसको फाइंड कीजिएगा तो इसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड वाला, ये वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। देन इसका बी का आ जाएगा, बी का 4 आ जाएगा, और सी का 1 आ जाएगा, और डी का 3 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं कि मेजरमेंट का बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया कॉलम मैचिंग में। थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा बट मिस्टेक नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है एन एलसीआर सीरीज सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट विथ इंडक्टेंस दे दिया है और कैपेसिटेंस दे दिया है, रेजिस्टेंस भी दे दिया है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स और वोल्टेज दे दिया है इतना। The resonant frequency of the LCR circuit is V naught and frequency of the source is mu naught and mu। frequency of source mu है और resonant frequency mu naught है।
तो वो क्या होगा, ये वैल्यू पूछ रहा है। ये देखिए, ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है, ये वाला एंगल में ओमेगा होता है, ओमेगा का वैल्यू 100 दे दिया है। ये 2 पाई म्यू दैट इज इक्वल टू 100, म्यू का वैल्यू आ गया हम लोग का 100/2 पाई दैट इज इक्वल टू 50/पाई। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट हम लोग फाइंड करने के लिए ये रिलेशन यूज करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/L से ओमेगा नॉट है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई म्यू नॉट इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल का वैल्यू देखिए 10 दे दिया है, और सी का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर से, सी का वैल्यू भी दे दिया है 10 माइक्रोफेराड, तो 10 × 10⁻⁻6। तो ऊपर यहाँ पर -4 हो रहा है, ऊपर जा करके ये 2 हो जाएगा, मीन्स 100 इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो म्यू नॉट हम लोग का कितना हो गया, अगेन 100/2 पाई, तो ये भी आ गया 50/पाई, इसका वैल्यू भी आ रहा है 50/पाई। तो दोनों सेम आ गया, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 50/पाई म्यू एंड म्यू नॉट सेम। देन नंबर 41 बोल रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दिस मच मीटर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन, ये मिस्टेक होता होगा, हॉरिजॉन्टल सिंगल लेना पड़ेगा। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट होता है v cos थीटा, थीटा होता है हॉरिजॉन्टल का एंगल, ये वर्टिकल का एंगल दिया है 60, हॉरिजॉन्टल का 30 हो जाएगा, तो v cos 30 डिग्री, v कितना है 10, और cos 30 का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ से √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टेडी करंट आई द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द वायर क्या होगा। तो ये एक रिलेशन ग्राफ था, काफी फेमस, लोग एम्पियर सर्किट लॉ में इसको पढ़ते हैं। ऐसा ग्राफ होता है, से सेंटर से पेरीमीटर तक स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग हो जाता है, लीनियरली इंक्रीज है। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का होता है, और इस रीजन में बी प्रोपोर्शनल आर हो जाता है। डायरेक्ट थ्योरी है, इसका डायरेक्ट ग्राफ एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग है एम्पियर सर्किट लॉ में। रेडियल डिस्टेंस आर है, पहले लीनियरली इंक्रीज हुआ देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का हुआ, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ए लीनियर इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजेज वन विथ 1/r डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड रीजन, तो ये ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है गिवन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है, द स्ट्रेचिंग ऑफ a spring is determined by the shear modulus of the material of the spring, करेक्ट है। A coil having the copper has more tensile strength than a steel spring of same dimension, गलत है, यहाँ पर स्टील का ज़्यादा हो जाएगा, तो assertion जो है ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, assertion ट्रू रीजन फॉल्स, 4 करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर से लॉजिक गेट का सर्किट दे दिया है, ये इनपुट ए बी दे दिया है, आउटपुट क्या होगा पूछ रहा है। चलिए हम लोग इनपुट को पहले, सब में तो वही इनपुट होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, सब में देख लीजिए, सब ऑप्शन में वही है, तो आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 0 0 लेते हैं, तो यहाँ पर 0, और फिर ये 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी 0, 0 × 0, 0 का बार यहाँ पर आ जाएगा 1, बिकॉज नैंड गेट है। यहाँ पर 1 × 0, 0 0 का बार अगेन 1, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया तो यहाँ पर आ गया 1, बिकॉज एंड गेट है। अब 0 1 लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 0 और 1, तो देखिए यहाँ पर पहला में 1 आया, तो पहला में 1 कहाँ पर है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड और फोर्थ में है, तो फर्स्ट और सेकंड को तो काट ही देते हैं पहले हम लोग, ये 2 बार सेकंड आ गया था, प्रिंट हो गया था। अब थर्ड और फोर्थ को चेक करना है, 1 आ गया है, 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। अब एक काम करते हैं, लास्ट वाले दोनों को चेक कर लेते हैं, चलिए 1 1 इनपुट लेके चेक कर लेते हैं। तो 1 1 इनपुट लेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, दोनों का 1 1 इनपुट, 1 इनपुट और 1 इनपुट पर यहाँ पर 1 × 1, 1 1 का बार 0, और फिर यहाँ से
एक 1 को 0 कर देगा और 1, ये तो 0 और 1, 0 0 का बार 1। तो अभी हम लोग यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो 0 हो रहा है मीन्स यहाँ पर लास्ट के लिए 1 1 के लिए 0, तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको फिर हम लोग काट देंगे। तो डायरेक्ट एक तरफ से करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, तो ऐसे करके हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे इसका। देन देखिए बोला न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर दिस मच स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर दिस मच एंड दिस मच, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली क्या होगा। तो रिलेशन होता है आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू दी पावर 1/3। तो आर नॉट कॉन्स्टेंट होता है, पहला का मास है 125, ये ए है मास नंबर, यहाँ पर जो है 125 का पावर 1/3। तो R1 आ गया हम लोग का यहाँ से 5, सॉरी हाँ 5 R0 हो जाएगा, 5 R0। और सिमिलरली हम लोग का R2 कर देखेंगे, R0 इंटू 64 का पावर 1/3 तो हो जाएगा 4R0। तो R1 रेशियो R2 आ जाएगा हम लोग का कितना, 5R0 रेशियो 4R0, 5:4 आ जाएगा। ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन बोल रहा है एविटेशन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस y as shown in figure for the most precise measurement of x the resistance p and q क्या होगा। तो यहाँ पर p और q इक्वल होना चाहिए और काफी स्मॉल होना चाहिए, तभी हम लोग को यहाँ पर x मिलेगा हम लोग को y को चेंज करके। तो शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल, ऑप्शन इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया है दिस मच एंड एरिया द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ दे दिया है और बिट दे दिया है। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग राउंड ऑफ करेंगे इसको, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। इसका वैल्यू आपको आएगा पहला वाला 14 इंटू 10⁻²। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिग सर्कुलर कॉइल दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न इतना, एवरेज रेडियस दे दिया है दिस मच, रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट स्पीड दे दिया है दिस मच रेडियन पर सेकंड, ओमेगा है ये। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज दिस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दे दिया है दिस मच। देन द मैक्सिमम इंड्यूस करंट क्या होगा। तो करंट हम लोग का होता है ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट बोला है तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। और ये एक्चुअली जनरेटर का क्वेश्चन है, ये जनरेटर के लिए इक्वेशन होता है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है एन बी ए ओमेगा, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है। तो एन है नंबर ऑफ टर्न, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया, ओमेगा है एंगुलर स्पीड। एवरीथिंग गिवन है क्वेश्चन में। एन गिवन है आपको 100 नहीं 1000 दिया हुआ है, बी का वैल्यू भी दे दिया है 2 इंटू 10⁻⁻5, और एरिया ए का वैल्यू दे दिया है, नहीं दिया है, ए फाइंड करना पड़ेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 10 दे दिया है, रेडियस 10 दे दिया है, और ओमेगा का वैल्यू दे दिया हम लोग को 2 दे दिया है। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ से, ई नोट मिल जाएगा, और आर है 12.56। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा इसका वैल्यू बी ए ओमेगा का वैल्यू इतना ही आ जाएगा 12.56, चेक कर सकते हैं। और आपको रेडियस दे दिया है, सॉरी रेजिस्टेंस दे दिया है दिस मच, तो दोनों का वैल्यू रेशियो 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 point charge minus q and plus q are placed at a distance L shown in figure minus q plus q, the magnitude of electric field intensity at a distance r varies as r काफी बड़ा है L से, ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तो एट एनी डिस्टेंस r जो होगा वो डायपोल के लिए क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यू होता है ना, रेडियस का क्यूब होता है रियल डिस्टेंस का, वो रियल डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस। तो आर क्यू कौन सा ऑप्शन में है, थर्ड में है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायपोल का फॉर्मूला का है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस मच चार्ज फुल्ली बाय 100 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर ए।
then it is disconnected to form disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad as shown in figure B. The electrostatic energy stored by the system B क्या होगा? तो पहले हम लोग देखते हैं पहले केस में कितना चार्ज हुआ, एनर्जी कितना लिया, वो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी हम लोग का है 900 पिकोफेराड, मतलब ये 10⁻12 फेराड इंटू पोटेंशियल कितना से चार्ज हुआ है वो 100 वोल्ट से, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको सॉल्व करके आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9/2 अप्रोक्सीमेटली एंड एग्जैक्टली इंटू 10⁻⁻6। अभी क्या होगा कि जब भी हम लोग इसको क्या करते हैं कि अनदर कैपेसिटर में बैटरी को हटा के दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं, उसको चार्ज करते हैं, तो 50% एनर्जी इसका बर्बाद होता है चार्जिंग में। 50% बर्बाद हो गया तो रिमेनिंग एनर्जी इसी सर्किट में रहेगा, इसका 50% कर देंगे हम लोग, तो इंटू 1/2 करेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा, दैट इज 2.25 हो जाएगा, और इधर ऑप्शन हम लोग का 4 मैच करेगा फिर। तो ये था ओवरऑल नीट 2022 का फिजिक्स क्वेश्चन। इजी था, 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला था। ओवरऑल बोल सकते हैं हम लोग फिजिक्स का जो पेपर था वो बहुत इजी था नीट का। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग।